नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का दशम पाठ कृषिकाः कर्मवीराः, यानी कि कर्मवीर किसान। कर्मवीर किसे कहते हैं? वो जो अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर समस्या, हर परेशानी का सामना करके अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को निरंतर करता रहता है, बिना रुके अपना काम करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को कर्मवीर कहा जाता है। और किसान जो है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास को झेलते हुए खेतों में हम सबके लिए जो है फसल उगाता रहता है, इसलिए किसान को कर्मवीर कहा जाता है। इस पाठ में किसानों के जीवन का वर्णन कुछ श्लोकों के माध्यम से किया गया है, ताकि हम उनके जीवन की एक झलक देख सकें या इनके बारे में जान सकें। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। ये पाठ मैंने अभी कहा श्लोकों के माध्यम से है। देखते हैं पहला श्लोक। सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मठौ। इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्यस्तपतु, चाहे सूर्य तपता हो। मेघः वा वर्षन्तु विपुलम जलम, चाहे बादल बहुत अधिक जल बरसाएं। कृषिका कृषिको नित्यम, नित्य ही, प्रतिदिन, हर समय। कृषिका और कृषिकः यानी किसान और किसान की पत्नी। शीतकाले पि कर्मठौ, शीतकाल के मौसम में भी यानी सर्दी के मौसम में भी जो है वो कर्मठ रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। देखिए श्लोक की हिंदी। सूरज तपता हो या बादल अत्यधिक वर्षा करें, किसान और महिला किसान यानी उसकी पत्नी सर्दी के मौसम में भी निरंतर कार्य करते रहते हैं। दूसरा श्लोक देखेंगे। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। क्या कहते हैं? हिंदी देखेंगे। गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में शरीरम सस्वेदम, शरीर पसीने से युक्त रहता है। शीते कंपमयम सदा, और सर्दी में, शीत ऋतु में हमेशा कांपता रहता है। फिर भी हलेन च कुदालेन च, तौ, वो दोनों, हल और कुदाल से, हल और कुदाल जो खेती करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्षेत्राणि कर्षतः, खेत जोतते रहते हैं। गर्मी के मौसम में शरीर पसीने से लथपथ और सर्दी के मौसम में कांपता हुआ, ठिठुरता हुआ, फिर भी वो दोनों, किसान और उसकी पत्नी, अपने हल और कुदाल से अपना खेत जोतते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर्न पदत्राणे, पैरों में जूते नहीं हैं। शरीरे वसनानिनो, और ना ही शरीर पर वसन यानी वस्त्र हैं। न पैरों में जूते हैं, न शरीर पर वस्त्र हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, और जीवन निर्धन, बिना धन के कैसा है? कष्टम, कष्टमय है, कष्टों से भरा हुआ है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख तो उनसे दूर ही रहता है। किसानों की स्थिति के बारे में बताता है ये श्लोक कि उनके पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर अच्छे वस्त्र भी नहीं है, और जीवन जो है निर्धन, बिना धन के कारण कष्टों से भरा हुआ है। और ऐसी स्थिति में सुख जो है उनके जीवन से दूर ही रहता है। और इन सब के बाद भी किसान जो है वो अपना काम निरंतर करता रहता है। चौथा श्लोक। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। क्या कहता है? गृहम जीर्णम, हिंदी देखेंगे। पुराना घर है, जीर्ण का मतलब पुराना। गृहम
जीर्णम, घर पुराना है। न वर्षासु, नहीं वर्षासु, बारिश में यानी कि वर्षा ऋतु में। वृष्टिम वारयितुम क्षमा, बारिश के पानी को रोकने में क्षमम नहीं है, सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। इतना पुराना घर है या ऐसा घर है जो वर्षा ऋतु में बारिश के पानी को भी रोक नहीं सकता। तथापि, फिर भी, कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, फिर भी किसानों की कार्य करने की जो भावना है, उनका कार्य करने का जो दृढ़ निश्चय होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात वो परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपने काम से आलस नहीं करते, बहाने नहीं बनाते। अगला श्लोक देखते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। किसान क्योंकि परिस्थितियों के वश में होकर आलस नहीं करते, बहाने नहीं बनाते, इसीलिए श्लोक क्या कहता है? तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के श्रम से, उन दोनों के परिश्रम से ही, सस्य पूर्णानि सर्वदा, जो खेत हैं वो हमेशा फसलों से भरे रहते हैं, लहलहाते रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, जो धरती सूखी और कांटों से भरी है वह भी सरस हो गई है। अर्थात सूखी, बंजर, कांटों से भरी हुई धरती को भी जो किसान है अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हरी भरी धरती में बदल देता है, उपजाऊ धरती में बदल देता है। और अंतिम श्लोक इस पाठ का, श्लोक संख्या 6। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। किसानों की विचित्र दशा का या उनकी विचित्रता का, विशिष्टता का वर्णन करता है ये श्लोक। क्या कहता है? शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, सभी के लिए सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर वे दोनों, कौन दोनों? किसान और उसकी पत्नी। हम सभी के लिए काम करते हैं, जो फसल उगाते हैं वो हम सबके लिए ही उगाते हैं, तो सबके लिए सब्जी, अनाज, फल, दूध इत्यादि देकर वे दोनों, किसान और उसकी पत्नी, विचित्र जनपालक, बड़े अजीब ही जनपालक हैं। जनपालक जो जनता का पोषण करते हैं, उन्हें पालते हैं। किसान ही जो है हम लोगों को पालते हैं, हमें खाने के लिए अनाज देते हैं, इसलिए किसान जनपालक हैं। लेकिन वो जनपालक भी बड़े विचित्र हैं, अजीब हैं। क्यों अजीब हैं? सबको तो खाने के लिए सब्जी, अनाज, फल देते हैं, लेकिन क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, नित्य, हमेशा कैसे रहते हैं? भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। वो किसान खेत में सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में कांपता हुआ, नंगे पैर, बिना अच्छे कपड़ों के, भूख और प्यास से बेचैन रहते हुए हम सब के लिए सब्जियां उगाता है, हम सब के लिए फल उगाता है। इस पाठ में किसानों को कर्मवीर कहा गया है। और कर्मवीर क्यों कहा गया है, वो ये पाठ, ये 6 श्लोक पढ़कर ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में किसानों का जो जीवन होता है बड़ा कठिन होता है और आम व्यक्ति जो है वो जीवन जी भी नहीं सकता। हम सब के लिए इतना सब कुछ सहकर भोजन देने वाले वो किसान जो हैं वो वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं। उनका हमें सम्मान करना चाहिए और उनके सम्मान में जो भोजन हम हर रोज खाते हैं उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसका निरादर नहीं करना चाहिए, कभी खाना व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करके भी हम उन किसानों के प्रति जो है वो अपना सम्मान दिखा सकते हैं। ये था पाठ का हिंदी अनुवाद। 6 श्लोक हैं इस पाठ में और 6 श्लोकों की हमने व्याख्या यहाँ देख ली। इनकी व्याख्या आप अपने भावों के अनुसार अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। सबसे पहले पाठ के शब्दार्थ। तपतु, तपाए या जलाए, सूर्य के बारे में बात हो रही है। चाहे सूर्य तपाए या गर्मी के मौसम में जैसा हम कहते हैं कि सूर्य बहुत अधिक गर्मी कर रहा है, तपा रहा है या जला रहा है। विपुलम, बहुत अधिक, अत्यधिक। कर्मठौ, निरंतर क्रियाशील।
निरंतर अपने काम में लगा हुआ, ये द्विवचन का रूप है कर्मठौ। सस्वेदम, स्वेद कहते हैं पसीना, और इसके आगे स उपसर्ग लगा है जिसका अर्थ है पसीने से युक्त, पसीने के साथ। पदत्राणे, जूते। वसनानि, वसन कहते हैं कपड़ों को, वस्त्रों को। जीर्ण, पुराना। वारयितुम, दूर करने में। वारयितुम, दूर करने में। क्षमम, समर्थ, योग्य। सस्य पूर्णानि, सस्य कहते हैं फसलों को, और पूर्ण युक्त, भरा हुआ, फसलों से युक्त या फसलों से भरा हुआ। धरित्री, पृथ्वी, जो सबको धारण करती है, पृथ्वी। कंटकावृता, कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ। क्षुधा तृषा कुलऊ, क्षुधा तृषा अकुलऊ, भूख प्यास से अकुल, बेचैन, व्याकुल। अभ्यास का पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुता। ध्यान से शब्दों का उच्चारण सुनेंगे और उन्हें बोलने का प्रयास करेंगे। सूर्यस्तपतु, सूर्यस्तपतु। जीर्णम, जीर्णम। शीतकालेपि, ये जो एस का साइन आप देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, ये संधि के कारण ऐसा हुआ है। वास्तव में यहां पर छोटा अ है। जब संधि होती है तो छोटे अ को इस तरह का रूप हो जाता है, लेकिन हम यहां पर छोटे अ की ध्वनि नहीं लगाते। कैसे बोलेंगे? शीतकालेपि। वारयितुम, वारयितुम। ग्रीष्मे, ग्रीष्मे। सस्यपूर्णानि, सस्यपूर्णानि। पदत्राणे, पदत्राणे। कंटकावृता, कंटकावृता। क्षुधा तृषा कुलऊ, ये शब्द जो है वो द्विवचन में है। क्षुधा और तृषा, यहां पर दो शब्द हैं, भूख और प्यास, इसलिए क्षुधा तृषा कुलऊ द्विवचन में प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। श्लोकांशान योजयत। अभी जो 6 श्लोक हमने पढ़े हैं, उन्हीं श्लोकों में पहली पंक्ति को हमने दूसरी पंक्ति के साथ मिलाना है, यानी पंक्तियों को आधा आधा करके दिया है और हमने पंक्ति के बाद का भाग मिलाना है। पहला देखेंगे, गृहम जीर्णम न वर्षासु। गृहम जीर्णम न वर्षासु, घर पुराना है इसलिए बरसातों में। कौन सी पंक्ति आएगी? सबसे अंतिम वाली। वृष्टिम वारयितुम क्षमम। दूसरा क्या है? हलेन च कुदालेन च, हल से और कुदाल से क्या करते हैं? सबसे पहली पंक्ति आएगी, तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, वे दोनों तो खेत जोतते रहते हैं। तीसरी पंक्ति, पादयोर न पदत्राणे, पैरों में जूते नहीं हैं। कौन सी पंक्ति आएगी? ख भाग से चौथी पंक्ति, शरीरे वसनानिनो, न ही शरीर पर वसन है, कब वस्त्र हैं। और चौथी पंक्ति, तयोहो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के परिश्रम से ही जो क्षेत्र है, जो खेत है, वो क्या होता है? सस्य पूर्णानि सर्वदा। और अंतिम पांचवा, धरित्री सरसा जाता, धरती भी सरस हो जाती है, फसलों से युक्त हो जाती है। कैसी? या शुष्का कंटकावृता, जो कभी सूखी और कांटों से भरी हो। और आप देखेंगे कि ख भाग के पीछे भी जो मैंने है अंक लिखे हुए हैं, तो आप इन रेखाओं के स्थान पर अंक लिखकर भी उत्तर दे सकते हैं, जो ज्यादा अच्छा लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। यानी उपयुक्त जो सही है उसके सामने आम लिखना है, और जो अनुपयुक्त है यानी उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, उसके सामने न लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है, कृषिकाः
शीतकालेपि कर्मठाः भवन्ति, किसान सर्दी के मौसम में भी कर्मठ रहता है, क्रियाशील रहता है। आम, ये वाक्य सही है। दूसरा क्या है? कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेत नहीं जोतता। खेत जोतने के लिए हल की जरूरत होती है, लेकिन वाक्य क्या कह रहा है कि हल से खेत नहीं जोतता। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए इसके आगे न लिखा है। आपने इसी तरह जो वाक्य सही है उसके आगे आम लगाना है और जो नहीं है उसके आगे न लिखना है। पहला देखते हैं क वाक्य। कृषकाः सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अनाज देते हैं। ये वाक्य सही है, इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे? आम। अगला, कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टदायक नहीं होता, पीड़ादायक नहीं होता। ये वाक्य गलत है। सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में जो इंसान कार्य करता है उसका जीवन कठिनाइयों से भरा तो होता ही है। तो ये वाक्य गलत है, न आएगा। तीसरा वाक्य, कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, किसान खेतों को फसलों से युक्त कर देता है, भर देता है। ये वाक्य बिल्कुल सही है। ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए क्या आएगा? आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीते सर्दी में, शरीरे शरीर में, कंपनम कंपन, न भवति नहीं होता, सर्दी में शरीर में कंपन नहीं होता। ये वाक्य गलत है, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो कंपन होता है। तो क्या आएगा? न। और अंतिम पांचवा, श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम से परिश्रम से धरित्री धरती क्या होती है? सरस हो जाती है, फसलों से युक्त हो जाती है। ये वाक्य सही है, इसलिए आम। इस तरह से आपने वाक्यों को पढ़ना है, अर्थ समझना है, और यदि सही है तो आम और सही नहीं है तो न, ऐसा प्रयोग करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, मंजुषा से जो सहायक पद दिए गए हैं उनमें से पर्यायवाची पदों को चुनकर लिखना है। पहला क्या है? वसनानि। वसन का अर्थ मैंने आपको बताया था वस्त्र, तो वसनानि वस्त्राणि। विभक्तियों का मिलान आपने यहाँ करना है तो उत्तर आराम से मिल जाएगा। जैसे सूर्य, सूर्य को रविः। तृषा मैंने बताया था, तृषा प्यास, पिपासा। विपुलम अधिकम। जीर्णम, ये मैंने बताया था इसका हिंदी अर्थ पुराना। संस्कृत में जर्जरम, जर्जर को भी पुराना कहते हैं। आपने ये शब्द जो है आम बोलचाल में सुना होगा, जर्जर इमारत, यानी कि बहुत पुरानी इमारत। तो ये संस्कृत का ही शब्द है। और अंतिम क्या है? धरित्री। धरित्री पृथ्वी। ये हमने पर्यायवाची पद यहां पर मिलाए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। अब हमने मंजुषा से सहायक शब्दों से विलोम पदों को चुनना है, विपरीत उल्टे अर्थ वाले पदों को चुनना है। पहला क्या है? सुखम। सुखम का क्या आएगा? दुखम। दूरे पार्श्वे, पार्श्वे का मतलब होता है पास में, समीप। निर्धनम धनिकम। क्षमम अक्षमम। ग्रीष्मे शीते। तरसा नीरसा। क्षमम का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, समर्थ, योग्य। और अक्षमम का अर्थ अयोग्य। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहां पर ऐसा नहीं बताया गया है कि एक पद में उत्तर लिखना है या पूर्ण वाक्य में, तो ऐसी स्थिति में हमने सामान्य रूप से पूर्ण वाक्य ही लिखना है। जब तक ऐसा निर्देश न हो कि एक पद में उत्तर लिखिए, तब तक आपने सभी उत्तर जो है पूरे वाक्य में देने हैं। भले ही प्रश्न का उत्तर एक पद का ही हो, फिर भी आपने उस उत्तर को पूरे वाक्य के रूप में ही लिखना है। पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है? कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेत को जोतता है?
बहुवचन है, जोतते हैं। किसान किससे खेत को जोतते हैं? अब इसका जो उत्तर है वो एक पद का है, हल से जोतते हैं। हल से ही खेती होती है, लेकिन हमने लिखना कैसे है? पूरे वाक्य के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। हल से और कुदाल से, आप दोनों भी लिख सकते हैं, एक खाली हल लिखोगे तब भी उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न, केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति। किनका कर्मवीरत्वम, किनकी कर्मवीरता, कर्मठता, क्रियाशीलता न नश्यति, नष्ट नहीं होती। किनकी नहीं होती? कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। किसानों की जो कर्मठता होती है, जो कार्य करने की दृढ़ इच्छा होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। तीसरा प्रश्न, श्रमेण का सरसा भवति। परिश्रम से क्या सरस हो जाती है? क्या सरस हो जाती है, फसलों से युक्त हो जाती है? धरती। और धरती के लिए यहां पर कौन सा पद लगाएंगे? धरित्री। उत्तर, श्रमेण धरित्री यानी पृथ्वी सरसा भवति। पृथ्वी पद आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर धरित्री के स्थान पर भी पृथ्वी पद का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर बिल्कुल सही होगा। चौथा प्रश्न, कृषकाः सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति। किसान सभी के लिए क्या क्या देते हैं? तो किसान सबको क्या क्या देते हैं, ये हमने अंतिम श्लोक में पढ़ा था, जहां पर यह बताया गया था कि ये दोनों जनपालक, किसान और उसकी पत्नी, बड़ी विचित्र हैं, अजीब हैं। सबको खाने के लिए बहुत कुछ देती हैं, लेकिन खुद भूख और प्यास से व्याकुल रहती हैं। तो क्या क्या देती हैं हमने पढ़ा था? सब्जियां, अनाज, फल और दूध। उत्तर कैसे लिखेंगे? कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम दुग्धम च यच्छन्ति। श्लोक में ये तीनों एक साथ जोड़कर दिए गए हैं और यहाँ हमने उत्तर को सरल करने के लिए तीनों को अलग अलग कर दिया। शाकम अन्नम दुग्धम च यच्छन्ति देते हैं। और अंतिम प्रश्न, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। किसानों से दूर क्या रहता है? ये भी हमने पढ़ा था कि न उनके पैर में जूते हैं, न शरीर पर ठीक से वस्त्र हैं, और जीवन निर्धन है और कष्टों से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो है सुख उनके जीवन से दूर ही रहता है। तो कृषकात दूरे किम तिष्ठति, किसानों से दूर क्या रहता है? सुख। उत्तर कैसे लिखेंगे? कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति, उनसे, किसानों से दूर सुख रहता है। तो ये था पाठ का अंतिम अभ्यास का प्रश्न उत्तर। इसी के साथ हमारे पाठ का अभ्यास भी पूरा होता है। हमने इस पाठ में किसानों के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जाना, वो कितना परिश्रम करते हैं हमें अनाज देने के लिए, हमें भोजन देने के लिए। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी उस अनाज का सम्मान करें, जिससे हम उन किसानों को एक तरह से धन्यवाद दे सकते हैं। इस पाठ का अभ्यास आपने बड़े ध्यान से समझना है, करना है, क्योंकि व्याकरण आधारित है, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, और पाठ का जो हिंदी अनुवाद है वो भी बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि इसी से हमें जो है किसानों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। तो हमेशा आप जब भी भोजन करें तो आपने ये ध्यान रखना है कि किसानों ने कितनी मेहनत से इस अनाज को उगाया है। तो हमने इसका अपमान नहीं करना है, निरादर नहीं करना है। और इसी के साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवादः।